नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों के संस्कृत टीचिंग मेथड्स के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और मित्रों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आज मैंने बहुत ही मेहनत करके प्रश्न बनाए हैं। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है मित्रों, उच्चारण शिक्षण में अनुवाचन, प्रश्नोत्तर, काठिन्य निवारण दिनाम च सोपानम अवसरे शिक्षकेण केह विधि अनुकरणीय। यानी कि उच्चारण शिक्षण में अनुवाचन, प्रश्नोत्तर, काठिन्य निवारण इत्यादि सोपान अवसर, यानी कि ये जो इतने सोपान है ना, अनुवाचन सोपान है, प्रश्नोत्तर सोपान है और कठिनता का निवारण करना, काठिन्य निवारण, इन सोपान अवसरों का शिक्षक किस विधि से मतलब अनुकरण करता है। यानी कि किस विधि में इन सब चीज़ों का अनुकरण शिक्षक के द्वारा किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि, व्यवहार विधि, अनुकरण विधि या परिष्कार विधि। तो मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है बहुत ही। तो देखिए, कह रही कि उच्चारण शिक्षण करवाएगा शिक्षक, ठीक है। उच्चारण शिक्षण करवा के उसमें क्या करेगा, एक तो अनुवाचन करवा रहा है ना, यानी कि पहले खुद जो वाचन कर रहा है उसके बाद छात्रों से अनुवाचन करवा रहा है। उसके बाद प्रश्न पूछकर फिर उत्तर छात्र बता रहे हैं, और जो गलत बता रहे हैं उस चीज़ का वो क्या कर रहा है, उस चीज़ का उस मतलब जो काठिन्य निवारण, यानी कि उस चीज़ का कठिनता का निवारण कर रहा है मित्रों। इसका मतलब क्या है ना, ये कौन सी विधि है वो आपको बतानी है मित्रों। तो देखिए, प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि में तो जैसे शिक्षक होता है वो प्रश्न पूछता है, छात्र उत्तर बताते हैं, यानी कि इसमें उच्चारण शिक्षण वगैरह अनुवाचन, उच्चारण शिक्षण वगैरह अनुवाचन ये नहीं होते, ठीक है। तो इस हिसाब से ये विकल्प हटाना पड़ेगा। बाकी लगता है आपको कुछ लोगों को प्रश्नोत्तर विधि हो सकता नहीं होगा। व्यवहार विधि नहीं है। अनुकरण विधि में तो केवल वही अनुकरण करना होता है। यहाँ पर तो देखिए प्रश्नोत्तर भी कर रहा है शिक्षक, काठिन्य निवारण भी कर रहा है ना, ये अनुकरण विधि में नहीं होते। ये होते हैं मित्रों परिष्कार विधि में, है ना। परिष्कार विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा और 100% ये इसका राइट आंसर है मित्रों। याद रखना, परिष्कार विधि। परिष्कार विधि में क्या होता है, शिक्षक उच्चारण शिक्षण में अनुवाचन, प्रश्नोत्तर, काठिन्य निवारण इत्यादि सोपानों का प्रयोग करता है इस विधि में। दोस्तों, प्रश्न संख्या जो आपके 1 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, कंठस्था तु या विद्या कस्याः शिक्षण पद्धत्याः मूल स्रोतो अस्ति। कि कंठस्थ विद्या को कंठस्थ करना किस शिक्षण पद्धति का मूल स्रोत है। विद्या यानी कि जो भी सीखा जाता है, जो भी चीज़ सीखी जाती है उसको कंठस्थीकरण करना किस शिक्षण पद्धति का मूल स्रोत है, मूल उद्देश्य, ठीक है। स्रोत नहीं, स्रोत है, ये स्रोत पढ़ना इसको। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक में नहीं होता। पाठ्य पुस्तक में तो देखिए सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है मित्रों। आपको बता दूं, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हमेशा ही याद रखना सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है मित्रों। सैद्धांतिक ज्ञान पाठ्य पुस्तकों से ना, तो यहाँ पर ये कंठस्थीकरण नहीं है। प्रत्यक्ष पद्धति वीपी बोकिल ने दी थी संस्कृत में। हिंदी में श्री गुइन महोदय थे जिन्होंने फ्रांस में 1901 में प्रयोग किया। प्रत्यक्ष पद्धति वीपी बोकिल लेके आए थे यहाँ पे संस्कृत में, यानी कि बिना मातृभाषा का प्रयोग किए माध्यम में सिखाना, है ना, माध्यम में ही सिखाना मित्रों, ये होती है प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर भी कंठस्थीकरण की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तो मुख्य उद्देश्य माध्यम है, पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य सिद्धांतिक ज्ञान है। तो 2 विकल्प हट गए। अब चौथा भी नहीं होगा मित्रों, विकल्प इसका तीसरा सही उत्तर हो जाएगा ना, यानी कि पाठशाला पद्धति। पाठशाला पद्धति इसी को मित्रों पंडित पद्धति या पंडित प्रणाली या पंडित विधि कहते हैं। प्रणाली, पद्धति, विधि एक ही चीज़ है, ठीक है। इसी को ही गुरुकुल पद्धति भी कहा जाता है, गुरुकुल विधि भी इसको कहा जाता है। यानी कि 17वीं शताब्दी तक क्या हुआ था कि ये गुरुकुल में, मठों में, आश्रमों में ना, इनमें चलती थी, जिसमें शिष्य गुरु के पास रहता था, गुरु उसको पढ़ाता। उसमें क्या होते थे, उसमें मित्रों केवल एक ही चीज़ का मुख्य उद्देश्य था, जो वैदिक मंत्र थे ना, वैदिक मंत्र, उनका बार बार कंठस्थीकरण करवाया जाता था। 1 से 12 साल तक वहाँ से ये पढ़ना पड़ता था बालकों को। वैदिक मंत्रों का उच्चारण, ओंकार का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण, ये सारी चीज़ें, यानी कि कंठस्थी कराने का जो मुख्य उद्देश्य है वो पाठशाला पद्धति में होता था। तो दोस्तों, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, यस्मिन काव्य विदे
कि जिस काव्य विधि में शिक्षक पूर्व शब्दानां व्याख्यां करोति ततः परम श्लोकस्य अर्थ कथयति सह विधि केन नामना कथिने, कि जिस काव्य विधि में शिक्षक पहले शब्दों की व्याख्या करता है, पहले शब्दों की क्या करेगा, वो पहले शब्दों की व्याख्या करेगा मित्रों, ठीक है। ततः बाद में परम, उसके बाद श्लोकस्य अर्थ कथयति, फिर उस श्लोक का अर्थ कहते हैं। पहले श्लोक की व्याख्या, शब्दों की व्याख्या करेगा, पहले कठिन शब्द हैं उनके अर्थ वगैरह बताएगा, है ना, उनका उच्चारण बताएगा, शब्दों की व्याख्या, उसके बाद पूरे श्लोक का अर्थ करेगा। ये कौन सी विधि हुई? दंडान्वय विधि, खंडान्वय, व्याख्या विधि, गीत विधि। देखिए काव्य विधि की बात आ रही है, सारी काव्य विधि है ना। गीत विधि में तो क्या होता है, गीत विधि में तो गाया जाता है, गान होता है मित्रों ना, इसको हटा दूंगा। व्याख्या विधि में क्या होता है, खंडान्वय में, दंडान्वय में। देखिए दंडान्वय खंडान्वय दो मुख्य विधियां हैं अन्वय से संबंधित, ठीक है। पद्य अन्वय की या काव्य की है, दोनों की दोनों मित्रों अन्वय से संबंधित है, ठीक है। किससे? अन्वय से। अन्वय की कितनी विधियां हैं? पद्य अन्वय की पूछे, काव्य अन्वय की दो ही विधियां, एक है दंडान्वय, दूसरी है खंडान्वय। बात करूं दंडान्वय की, तो इसमें तो व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, व्याकरण प्रश्न याद रखना। और बात करूं मित्रों खंडान्वय की, तो इसमें साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। दंडान्वय में व्याकरण के प्रश्न, साहित्य के प्रश्न खंडान्वय। तो विकल्प एक ही बचा है, व्याख्या विधि ना, इनमें भी नहीं होता, ठीक है। व्याख्या विधि में क्या होता है मित्रों, इसका उत्तर, सही उत्तर व्याख्या विधि होगा। व्याख्या विधि में पहले तो एक एक शब्द का अर्थ बताएगा शिक्षक, है ना, उसका शब्द को फिर उसको मतलब वाचन करेगा, वाचन करने के बाद पूरे श्लोक का अर्थ बताएगा। ये जो प्रक्रिया होती है मित्रों, ये व्याख्या विधि में शिक्षक करता है। विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, आचार्य भरतानुसारम नाटक मंचनस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यमस्ति। देखिए जो आचार्य भरत है, आचार्य भरतानुसार, तो आचार्य भरत मुनि थे, उन्होंने, उनकी रचना कौन सी थी मित्रों, उनकी रचना थी नाट्यशास्त्र, उनकी रचना थी मित्रों नाट्यशास्त्र, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र में उन्होंने जो नाटक मंचन शिक्षण है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताए थे, 3 उद्देश्य मित्रों ना। क्या बताए थे? पहला इन्होंने बताया था विनोद जननम, यानी कि नाटक मंचन को जो भी देखता है तो वो क्या करता है, विनोद जननम, यानी कि आनंद प्राप्त करता है। दूसरा हितोपदेश जननम, यानी कि नाटक से क्या होता है, हित करने के, परहित करने के उपदेश भी सीखे जाते हैं, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। और तीसरा होता है विश्रांति जननम, यानी कि थकावट भी दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। ये 3 गुण नाट्यशास्त्र में नाटक मंचन के 3 गुण बताए थे मित्रों भरत मुनि जी ने, ठीक है। तो विकल्प 4 से हो जाएगा एतानी सर्वाणी। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 4 है वह विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है परिप्रेक्षा आधारितम अधिगमनम, कि जो परिप्रेक्षा आधारित अधिगमन है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं मित्रों। और आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो ही वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ना। तो देखिए परिप्रेक्षा आधारित अधिगमन क्या होता है। परिप्रेक्षा का मुख्य रूप से जो विषय में आ रखा है वो जो सामाजिक शिक्षण है उसमें प्रयोग किया गया था। जो जे सकवाब थे, सकवाब ने परिप्रेक्षा का प्रयोग किया था, ठीक है, सकवाब ने। परिप्रेक्षा में क्या होता है मित्रों, परिप्रेक्षा में सीखना में छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरित, की छात्र प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होता है, बिल्कुल सही है। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। परिप्रेक्षा में नाम से पता चलता है, परिप्रेक्षा है ना, छात्र क्या करता है, प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। और शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक उत्तर बताएगा। यानी कि इस विधि में याद रखना, परिप्रेक्षा विधि में ऐसे भी देखिए ये फिर हिंदी और सामाजिक में प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए मैं क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से बता देता हूँ ना। तो कि यहाँ पे तो संस्कृत में तो ये मैंने बता दिया, अब मैं आपको हिंदी में बताऊँगा, सामाजिक में ना, सभी में किसी में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। विधियों के है तो विधियाँ चलती रहती है सब में। तो देखिए इसमें ये भी प्रश्न पूछे परिप्रेक्षा विधि में कौन सक्रिय रहता है, बालक, शिक्षक, दोनों या कोई नहीं। तो याद रखिए इसमें बालक प्रश्न पूछता है तो यानी कि बालक भी सक्रिय रहेगा, और शिक्षक उत्तर बताता है यानी कि शिक्षक भी सक्रिय रहेगा, यानी बालक और शिक्षक दोनों केंद्रित विधि है ये। केवलम शांत छात्र प्रेरित, केवलम नेगेटिव शब्द है और केवल शांत छात्रों को प्रेरित करती है, गलत है ये विकल्प। छात्रों का चिंतनात्मक प्रोत्साहन नहीं होता है, नहीं, ये गलत आ गया ना भाई। देखो परिप्रेक्षा प्रश्न पूछेंगे तो वो सोच के पूछेंगे, यानी चिंतन करके तो पूछेंगे, तो ये तो कथन सही है मित्रों। यहाँ बता रहा है तो इसका मतलब गलत हो गया। और छात्रों का रचनात्मक चिंतन भी नहीं होता, रचनात्मक चिंतन भी होगा, वो प्रश्न नए करेंगे, सृजन करेंगे, है ना, रचना करेंगे, तो ये भी गलत हो गया नए आने के कारण मित्रों। ये इसके गुण है, यहाँ पे नया आ रखा है इसलिए नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणोद्देश्य मस्ती, है ना,
यानी कि मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। शिक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? संस्कृत भाषा शिक्षण का मुख्य रूप से उद्देश्य पूछा है। मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है मित्रों? तो संस्कृत साहित्य की रक्षा करना, ये तो देखो उद्देश्य हो सकते हैं। यहाँ पूछा है मित्रों संस्कृत भाषा का शिक्षण मुख्य रूप से पूछा है, मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है ना? तो संस्कृत साहित्य की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति का प्रचार करना, यज्ञ संपादित करना, या संस्कृत भाषा का दक्षता प्रदान करना। तो मित्रों आपको पता है मुख्य उद्देश्य देखो शिक्षा से संबंधित है हमारे, तो वहाँ पे संस्कृत भाषा या दक्षता प्रदानम सही हो जाएगा। यानी कि संस्कृत भाषा में बालकों को, छात्रों को दक्षता प्रदान की जाए। संस्कृत में जो कौशल है वो कौशल है, जो भाषाई कौशल है वो डेवलप किया जाए, उससे दक्षता प्रदान होगी। संप्रेषण का उनमें विकास किया जाए, संप्रेषण का उनको अवसर प्रदान किया जाए ना। बाकी ये इसके मुख्य उद्देश्य नहीं है मित्रों। दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 मित्रों, बाला, अच्छा प्रश्न है कि बाला यानी कि बालक और बालिका दोनों, ठीक है, सार्थक लेखने निपुणा भवेयु, भवेयु विधिलिंग लकार का है मित्रों ना, कि बालक सार्थक लेखन में निपुण होने चाहिए। इति अस्मात्, इससे पहले पूर्वम आवश्यकम अस्ति, इससे पहले पूर्व आवश्यक है क्या? कि चित्रकला जो आकृति निर्माण है इत्यादि गतिविधि उनका किस विकास सही तरीके से करवाती। यानी कि बालक और बालिकाएं होती है वो अच्छे लिखने में, सार्थक लिखने में निपुण होते हैं, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ है कि जो चित्रकला है, आकृति निर्माण है ना, आकृतियाँ बनाना है, ठीक है, आकृतियाँ बनाना है मित्रों ना, इन आकृतियों को बनाना, इसके अलावा जो चित्रकला है, ये चीज़ें इससे पहले गतिविधि होती है सार्थक लिखने से पहले ना। पहली गतिविधि ये होती है, दूसरी गतिविधि क्या होती है? सार्थक लेखन होती है, ठीक है। तो सार्थक लेखन से पूर्व ये गतिविधि होती है मित्रों। तो ये गतिविधि कौन सा विकास करवाती है, ये प्रश्न पूछा गया ना। तो ये सुरक्षात्मक नहीं है। संज्ञानात्मक तो संज्ञान मस्तिष्क की स्मृति से संबंधित आ जाता है, भावात्मक भावनाओं से आ जाता है ना। ये हो रहा है मित्रों गत्यात्मक विकास, यानी कि उनकी मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, इनसे गामक विकास कह सकता हूँ। उनकी मांसपेशियाँ चित्र बनाने से क्या हो जाती है मित्रों? विकसित हो जाती है ना, मजबूत हो जाती है, फिर वो सार्थक लेखन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 एक और बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, कि सप्त कक्षा या 7वीं कक्षा का एक छात्र एकम पाठम पढ़ती। 7वीं कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है। यस्मीन, जिसमें सह वह एक शब्द से अर्थम न जनार्थ, जिसमें वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता है, तदा तेन, तब उसको क्या चाहिए? शिक्षक के पूछ लेना चाहिए। देखिए एक ही शब्द का अर्थ नहीं जानता, जैसे मान लीजिए इसका नहीं जानता, ठीक है, तो शिक्षक से पूछना चाहिए, गलत है। शब्दकोश देख लेना चाहिए, ये भी गलत है। शब्द की उपेक्षित, इसे छोड़ दो, नहीं इसे छोड़ देने से काम बनेगा नहीं ना, उपेक्षा नहीं करेंगे ना, अपेक्षा करेंगे। बुद्धिमत या अनुमयम, ये इसका कथन सही हो जाएगा, है ना। बुद्धिमता से अनुमान लगा लो। कह रहे कि 7वीं कक्षा का स्पेशल दे रखा है, 7वीं कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है जिसमें वो एक शब्द अर्थ नहीं जानता। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं ही मान लो इस शब्द का अर्थ नहीं जानता, जैसे मैं देखो सारा जानता हूँ कि 7वीं कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है, इसका मेरे को आता नहीं ना, तो मैं अनुमान लगाऊंगा कि भाई 7वीं कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है, वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता है, तो मतलब इसका अर्थ क्या होगा? तो यही तो होगा, एक पाठ पढ़ता है, उस पाठ में वह एक शब्द का है ना, जिसमें, यस्मिन का अर्थ हो जाएगा जिसमें, है ना, जिसमें वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता, यही तो होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करूंगा और बुद्धिमत्ता से अनुमान लगा लूंगा मित्रों, है ना। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। एक और बेहद शानदार प्रश्न है। अब देखिए जैसे आप आगमन विधि को देखोगे तो कहोगे सर प्रश्न तो बहुत ही सरल है। अरे प्रश्न सरल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रश्न को पूरा पढ़िए। और यही होता है एग्जाम इसी प्रकार गलत करते हो कि आगमन विधि कहीं दिखा नहीं, बस इसको उत्तर कर दिया ना। होता है, ये होता है 100 में से 80% ये एग्जाम में होता है वहाँ पे। और ऐसे ही प्रश्न मेरिट और सिलेक्शन दिलवाने वाले प्रश्न होते हैं। कैसे? कि आगमन विधि में शिक्षण सूत्र नहीं होता है। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है ये पहचान करने, तो उदाहरण से नियम तो इसका मुख्य है। उदाहरण दे रखे, फिर उससे नियम की रचना। एक दिन मैंने आगे वीडियो डाला था 4-5 दिन पहले, उसमें मैंने पूछा था कि आगमन विधि में मतलब नियम की रचना, गणित का वीडियो था कि सूत्र या नियम की रचना किस विधि के द्वारा होती है। तो सूत्र या नियम की रचना वहाँ पे बहुत गलत बताया था, वहाँ पे 90% लोगों ने गलत बताया था।
कि सूत्र या नियम की जो रचना है मित्रों वो किससे होती है। किसी ने विश्लेषण विधि, किसी ने संश्लेषण, किसी ने निगमन बताया। आगमन केवल 10% महज लोगों ने बताया था आगमन, जबकि यहाँ दे रखा है कि उदाहरण तो दे रखे हैं, उससे फिर बनेगा क्या, उदाहरण से नियम ही तो बनेगा। नियम की तो रचना होती है वो आगमन विधि से होगी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों ये फैक्ट। प्रत्यक्ष से प्रमाण, बिल्कुल उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं उनको हम प्रमाणित करते हैं, तो ये भी इसमें शिक्षण सूत्र होता है। मूर्ताद अमूर्तम प्रति, बिल्कुल ये भी कथन सही है, पहले मूर्त होता है फिर हम अमूर्त का ज्ञान बालकों को करवाते हैं। लेकिन सूक्ष्मात स्थूलम नहीं आएगा, ये उल्टा हो गया ना, ये हो जाएगा मित्रों स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, पहले स्थूल मूर्त आएंगे फिर सूक्ष्म का ज्ञान होगा, है ना। तो मित्रों बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 9 है मित्रों, वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10, पाठशाला विधि गुण है न अस्ति। पाठशाला विधि का गुण कौन सा नहीं है। पाठशाला विधि का हमने प्रश्न पढ़ा और मैंने पूरी व्याख्या समझा दी कि क्या होता है। गुरुकुल मठ आश्रम में ये 17वीं शताब्दी से पहले चलती थी, है ना। पाठशाला विधि में शिक्षक के पास ही गुरु के पास ही शिष्य रहता था, पढ़ाई करता था ना। गुरु के पास रहकर जो पढ़ने वाला बालक होता है, शिष्य होता है, उसे अंतःवासी कहते हैं। तो पाठशाला विधि में मतलब गुण कौन सा नहीं। तो शिक्षण, देखिए शिक्षणम छात्र केंद्रितम न भवति, शिक्षण छात्र केंद्रित नहीं होता है वहाँ पे। स्वाध्याय से अभ्यास बुद्धि, देखिए वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे खुद पढ़ेगा ना, तो स्वाध्याय का अभ्यास होता है, ये तो कथन सही है। गुरु शिष्यो मजे मधुर है संबंध बहुत, बिल्कुल उनमें पिता पुत्र का संबंध बन जाता है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे ना, कौन सा संबंध बनता है इस विधि में, बालक बालक यानी शिष्य और गुरु में। तो गुरु पिता और पुत्र का संबंध बन जाता है, क्योंकि पास में ही रहते हैं, घर नहीं जाता है वहाँ पे, मतलब घर को त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो पिता पुत्र का मित्रों एक रिलेशनशिप, एक अच्छा संबंध बन जाता है, मधुर संबंध बन जाता है, तो सही है। और फिर वो क्या है कि शिक्षक का सम्मान भी करेगा, यानी छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास भी हो जाएगा। अच्छा बुरा क्या इसका नॉलेज हो जाएगा, अनुशासन का हो जाएगा, आत्मचेतना का हो जाएगा, ये सारे हैं गुण। लेकिन कौन सा नहीं है, तो नया आ रखा है, नया आ रखा है, यानी कि शिक्षण छात्र केंद्रित नहीं होता है। शिक्षण जो छात्र केंद्रित होता है ना, शिक्षण छात्र केंद्रित ही होता है, छात्र ही तो इसमें स्वाध्याय करते हैं मित्रों। तो दोस्तों विकल्प 1 सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 10 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 11 है बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कश्याम परीक्षायाम अपेक्षते, कि बहुत से श्लोकों को कंठस्थीकरण करना किस परीक्षा में अपेक्षा की जाती है, आवश्यकता होती है ना। अंत्याक्षरी परीक्षा में, अंत्याक्षरी में सलाका बता दिया मैंने, पतली सी छड़ी होती है, पुस्तक में डाली जाती है ना, वहाँ से मतलब प्रश्न पूछ जाते हैं ना, मौखिक परीक्षा होगी, ठीक है। ये प्रश्न अगर पूछे मौखिक परीक्षा है या प्रश्न अंतर्गत परीक्षा है लिखित है, तो मौखिक करना, प्रश्न अंतर्गत मत करना, ठीक है। तो ये मौखिक परीक्षा मौखिक है। वस्तुनिष्ठ ये भी क्या है, वस्तुनिष्ठ मौखिक भी है, लिखित भी है। निबंध वाली तो लिखित में हो गई ना, यहाँ तो पूछ रहे बहुत श्लोकों कंठस्थीकरण करना, तो लिखित तो समझ थोड़ा होगा है ना। कंठस्थीकरण ये तो वचन से समझ होता, वाचन से समझ होता, तो अंत्याक्षरी होगी, सलाका हो गया, वस्तुनिष्ठ होगी। वस्तुनिष्ठ नहीं होगी और ना ही यहाँ पे सलाका होगी मित्रों। बहुत से श्लोकों को कंठस्थीकरण करना, इसका मतलब है कि अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में होता है ऐसा, ठीक है। तो मित्रों विकल्प 1 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 11वें में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 12वां दिख रहा है ना। प्रायः छात्राः, कि प्राय जो छात्र छात्राएं हैं, संस्कृत पाठनाम पठितुम भावम च स्पष्टीकर्तुम असमर्था भवति, बिल्कुल सही है। अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में से आपको मैं बता दूं 60% बालक ऐसे हैं जिनको ये जो चीज़ें लिखी हुई है इसका हिंदी अनुवाद करना नहीं आता, ठीक है। 40% वो आता है और इतनी ही वैकेंसी निकलती है, उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए प्राय जो छात्र है संस्कृत पाठ का पठितुम भावम, भाव स्पष्ट करने में असमर्थ होते हैं, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए ये कह रहे हैं। तो केवल तो नेगेटिव शब्द है, दूसरा कह रहे हैं भाई मतलब जो लिखा हुआ है पाठ्य वस्तु में उसका भाव, उसका हिंदी अनुवाद, कठिन शब्दों का अर्थ, ये चीज़ें नहीं आती छात्रों को, तो इसका समाधान क्या होगा ये कह रहे हैं, ठीक है। तो केवल सरल शब्दों के प्रयोग से नहीं आएगा, ऊंचे पढ़ना जोर से पढ़ने से थोड़ी ना होंगे। अब 2 विकल्प बचे हैं, तीसरा और चौथा। मित्रों देखिए अध्यापक द्वारा उच्चारित शब्दानाम अनुकरण, अध्यापक क्या करेगा, शब्दों को उच्चारित करेगा, है ना, और छात्र अनुकरण करेंगे, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ये मत करना। इसका उत्तर ये चौथा होगा। क्यों कि समुचित उच्चारणम, संपूर्ण उच्चारण होगा, उसको सुनेंगे और बार बार छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे,
अध्यापक की सहायता से फिर भाव कथन का भी वो अभ्यास करेंगे, है ना। पहले समुचित उच्चारण हुआ, उसको सुनकर बार बार उच्चारण का अभ्यास हुआ, फिर अध्यापक की सहायता से भाव कथन का भी अभ्यास हुआ। यहाँ तो कह रहे हैं केवल शब्दों को ही बुलवाना, ये गलत है ना। शब्दों का भाव कथन भी तो हो रहा है, यहाँ कह रहे बाकायदा कि भाव कथन का भी हो रहा है ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाव में तो स्पष्ट नहीं है। तो मित्रों विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। एक और अच्छा प्रश्न, प्रश्न संख्या 13वां है, कक्षायाम शोभनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति, कि कक्षा में शोभित वातावरण, अच्छा वातावरण, मनोहारी वातावरण कब निर्मित होता है। यदा छात्रा शांत भवति, कि जब छात्र शांत होते हैं। गलत, छात्र शांत हो जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे तो वातावरण शोभित नहीं होगा। यदा छात्रा स्वतंत्रता भवन्ति, क्या छात्र स्वतंत्र होते तब। यदा छात्रा शिक्षकभ्य विभेति, कि जब छात्र शिक्षक से डरते हैं। नहीं, डरने वाला भी नेगेटिव, ठीक है, ये दो तो मैंने हटा दिए। यदा शिक्षका सम्यक पाठयन्ति, जब शिक्षक समूह में अच्छी तरह से पढ़ाता है। अब देखो दूसरा होगा कि चौथा होगा। स्वतंत्रता दी जाएगी तो वो उसमें जिनकी रुचि होगी, जैसे खेलने में, मतलब स्वतंत्रता में तो वो कुछ भी करेंगे, अपने मनमानी करेंगे, तो इस विकल्प को हटाएंगे, चौथा विकल्प सही करेंगे कि जब शिक्षक समूह में पढ़ाएगा। आपको पता है वैयक्तिक पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाना होता है बालकों को, सामूहिक, समूह में अच्छी तरह से पढ़ाना होता है। बस यही चीज़ इसमें कह रखी। समूह में पढ़ाने से वो भी बालक सीखेंगे जिनको शर्म आती है, जो अंतर्मुखी होते हैं ना, संकोची होते हैं, वो भी इसमें सीख जाएंगे, ठीक है। फिर वो व्यक्ति का विकास हो जाएगा उनका। मित्रों विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। मनोविज्ञानो गुणम कक्षायाम छात्राः कथम ज्ञानमधिकम प्राप्तुवन्ति, कि मनोविज्ञान गुण है, एक मनोविज्ञान गुण है, मनोविज्ञान के अनुसार कक्षा में छात्र कैसे ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं, ठीक है। यह है मनोविज्ञान गुण, कि छात्र ज्ञान अधिक कैसे प्राप्त करेंगे, सुनकर नहीं, अनुकरण से, क्रियानुष्ठान खुद करके, लेखनात् भी नहीं होगा। दो विकल्प है, अनुकरण यही है। मैंने ये प्रश्न भी बहुत बार पहले पूछा छात्रों को, यहाँ पे लोगों ने 60% इसे चुना, 40% इसे चुना। क्यों भाई, 40% वाला ही तो सही है, इसीलिए तो मैं प्रश्न लेके आया हूँ, इसीलिए तो परीक्षा में प्रश्न आया भाई, सुना। अनुकरण से क्यों नहीं सीखेंगे, अनुकरण तो देखना या सुनकर होता है ना। उसके बजाय ज़्यादा क्या रहेगा कि बालक खुद करके सीखे, क्रिया अनुष्ठानात यानी खुद करके सीखे। प्रयोजना विधि का जन्म क्यों हुआ फिर, इसीलिए तो वह करके सीखने वाला रहता ना। करके सीखे बालक, करके सीखने से होगा क्या, एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा, एक स्थायी ज्ञान मिलेगा, कभी भूल नहीं पाएंगे ना, ठीक है। ये होंगे इससे फायदे। तो मित्रों विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 14 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 15वां, आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, कि उच्च प्राथमिक स्तरे विद्यार्थीषु संभाषण कौशल विकासार्थम अधोलिखितेषु कथमः सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय भवेत्। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का जो संभाषण कौशल विकास करना है ना, विद्यार्थियों के बोलने के कौशल का विकास करना है, विद्यार्थी बोलना कैसे सीखे ना, तो इसके लिए नीचे दिए हुए कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय होगा, ये चीज़ कह रहे। तो नाटकों को पढ़ने से नहीं, योग्य पदनाम चयनम ये भी नहीं होगा, योग्य शब्दों को, जैसे जो मतलब ऐसे कि कहने का मतलब जो मतलब कठिन शब्द है उनको पढ़ने से, जो मतलब सार्थक शब्द है उनको पढ़ने से, तो केवल शब्दों को पढ़ने से नहीं होता। कक्षा में चरित्र अभिनय आयोजन करेंगे, ये तो नाटक शिक्षण से संबंधित होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ लिखा है उत्तम वक्तु श्रवणम, उत्तम वक्तु, उत्तम जो वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, उसको सुनकर, बिल्कुल सही है, जो अच्छा तरीके से बोल रहा है, यानी कि अच्छी प्रकार से जिसका संप्रेषण हो रखा है मित्रों, उसको सुनकर, संप्रेषण को सुनकर, है ना, अच्छी प्रकार से जो संप्रेषण हो रखा है उस संप्रेषण को सुनकर ही तो बालकों में संभाषण कौशल का विकास हो जाएगा, है ना, ये चीज़ कह रहे हैं मित्रों। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 15वां है, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। तो मित्रों ये थे आज के संस्कृत टीचिंग मेथड्स, संस्कृत शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 15 में से ही आपके 30 प्रश्न बना दिए व्याख्या विश्लेषण करके। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो बुरा लगा तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए।
और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। और कमेंट में 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपके, वो आपका स्कोर भी कमेंट कीजिए ताकि आपकी तैयारी हमारे सामने आ सके, है ना। और मित्रों, वीडियो बहुत देखिए मेहनत से बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मित्रों। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।